हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज और बहुत बड़ी न्यूज है भाई। इंडिया की कंपनी अपना खुद का डेस्कटॉप मदरबोर्ड बना रही है जो कि मेक इन इंडिया होने वाला है, मेड इन इंडिया भी होने वाला है। नवंबर में ये लॉन्च कर देगी इसको और ये इंटेल और AMD दोनों प्रोसेसर के ऊपर काम करने वाला है। टाइप सी भी सपोर्ट करेगा, DDR5 रैम सपोर्ट करेगा, वाईफाई 6 करेगा, ब्लूटूथ 5.0 करेगा और इसमें M2 स्लॉट वाली NVMe रैम भी चलेगी। मतलब आप कह सकते हो कि टॉप ऑफ द लीग मदरबोर्ड बनाया जा रहा है। अब इसकी वजह से SPECS जो स्कीम है उसके अंतर्गत इनको 25% फाइनेंशियल इंसेंटिव मिलेगा जो उन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है उसके ऊपर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत ही अच्छी चीज है। अगर हम फॉक्सकॉन की बात करके चले जो आईफोन बनाता है, वो इंडिया के अंदर अपने इन्वेस्टमेंट को और एम्प्लॉयमेंट को डबल करने वाला है। देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। कहा जा रहा है कि ये 1 लाख से ज़्यादा नौकरियां क्रिएट करेगा उस स्पेसिफिक रीजन के अंदर जहाँ पर ये फैक्ट्रियाँ लगा रहा है। अगर हम देखें, एप्पल कहीं ना कहीं इंडिया के ऊपर अब धीरे धीरे फोकस कर रहा है। आप कह रहे हो कि फॉक्सकॉन इन्वेस्ट कर रहा है, पर फॉक्सकॉन की इन्वेस्टमेंट के पीछे कहीं ना कहीं एप्पल का भी विजन है। अगर देखा जाए, चाइना से एप्पल इंडिया के अंदर 5% महंगा पड़ता है, मतलब चाइना के अंदर 5% सस्ता पड़ता है, पर फिर भी इंडिया को फेवर किया जा रहा है क्योंकि इंडिया के अंदर परचेसिंग पावर बढ़ रही है, इंडिया के अंदर इनका मार्केट शेयर बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं इंडिया के ऊपर फोकस कर रहे हैं और जैसे जैसे स्केल करेंगे ना इंडिया के अंदर, तो इंडिया की कॉस्ट भी घटती चली जाएगी। कोविड के बाद से जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बना है, सबके सब कहीं ना कहीं चाइना से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। कल को अगर चाइना ताइवान हो जाता है कुछ वॉर और कल को कोई सैंक्शन लग जाते हैं चाइना के ऊपर, तो सारी कंपनियां क्या करेगी? अगर आईफोन की सारी असेंबली सबको चाइना के अंदर होगी तो कैसे आईफोन बन पाएगा, कैसे आईफोन सप्लाई हो पाएगा? तो उसी का पार्ट है सब कुछ। अब अगर हम फैक्ट्री की बात कर रहे हैं तो सौरव गांगुली भी अपनी स्टील फैक्ट्री लगा रहे हैं वेस्ट बंगाल के अंदर। उन्होंने बोला है कि वेस्ट बंगाल बहुत ही अच्छी जगह है आज के टाइम पे अपना बिजनेस करने के लिए। उन्होंने कहा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत अच्छा है। उनका ये कहना है कि 5 से 6 महीने के अंदर हम पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर देंगे और ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि बिजनेस फ्रेंडली अप्रोच है वेस्ट बंगाल की। अब देखा जाए तो कुछ पॉलिटिकल एंगल भी हो सकता है इसके अंदर, ये टाइम बताएगा, कुछ ही महीनों के अंदर पता लग जाएगा। अब स्टील की बात कर रहे हैं तो जिंदल स्टील वर्क्स की बात कर लेते हैं। जिंदल स्टील वर्क का इंफ्रा जो है उनका IPO आ रहा है। 113 से 119 रुपए के बीच में प्राइस बैंड रखा गया है। 13 साल के बाद में इस ग्रुप का कोई IPO आ रहा है। 2800 करोड़ रुपया मार्केट से रेज करेंगे और सारा का सारा फ्रेश इशू होने वाला है। ऑफर फॉर सेल कंपोनेंट नहीं है इसके अंदर। 10% रिटेल इन्वेस्टर के लिए है, 75% क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए है और 15% नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए है। अब इनका कहना है ये जो पैसे रेज कर रहे हैं इसके अंदर 880 करोड़ तो जो डेट रीपेमेंट है उसके लिए करेंगे, मतलब जो लोन उधार ले रखा है उसको देने के लिए करेंगे, और 10,230 करोड़ के आसपास एक्सपेंशन और अपग्रेड करने के ऊपर ध्यान देंगे अपने बिजनेस के लिए। और अगर हम अशोक लेलैंड की बात करके चले तो वो भी यूपी के अंदर सेटअप कर रहा है। 1000 करोड़ रुपया वो इन्वेस्ट करने वाला है अपने ई-बस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए। अभी इनका कहना है कि अभी उस फैसिलिटी से हम 2500 बसेस निकाल पाएंगे एनुअली और धीरे धीरे करके उसको 5000 तक लेके जाएंगे डेकेड खत्म होते हुए, मतलब 5-10 सालों के अंदर आप कह सकते हो उसको डबल एफिशिएंसी पे लेके जाएंगे। अब फ्यूचर कहीं ना कहीं ईवी का आ रहा है तो ये उसी को कैपिटलाइज करना चाहते हैं। क्या आप एडवांस डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं उससे जो कि एक्चुअल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहा है जिसने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की कैंपेन हैंडल की है? ज्यादा जानने के लिए नीचे लिंक पे क्लिक करें। अगली खबर इन्फोसिस की है तो उनको $1.5 बिलियन की डील मिल गई है AI सॉल्यूशंस के लिए। अभी पता नहीं लगा कि किससे मिली है, बस ये पता लगा है कि उनको डील मिली है। फाइलिंग के अंदर पता लगा, ये भी नहीं पता है कि कोई नया क्लाइंट है या कोई पुराना क्लाइंट है। तो अभी खबर आएगी तब पता लगेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। 15 साल की ये डील कही जा रही है जहाँ पे वो डिजिटल एक्सपीरियंस, मॉडर्नाइजेशन और बिजनेस ऑपरेशन सर्विस के ऊपर ध्यान देने वाले हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने $1.64 बिलियन की डील साइन करी थी लिबर्टी ग्लोबल के साथ में, 2 बिलियन की डील करी थी एग्जिस्टिंग क्लाइंट के साथ में। तो इन्फोसिस कहीं ना कहीं AI के अंदर अच्छा काम कर रहा है, अपने क्लाइंटेल को AI के ऊपर बढ़ा रहा है और कुछ टाइम पहले इन्होंने बोला भी था कि अब हमारा फोकस रहने वाला है AI के ऊपर। अगली खबर एक फैक्ट की है तो जो डिजिटल लेंडर है, जो ऑनलाइन लोन लेते हैं, जो बहुत सारी एप्स आ गई उससे, उसमें से 80% जो लोग हैं वो 40 साल से नीचे है। तो हमारे देश का डेमोग्राफिक्स आपको समझ में आ रहा है कि यंगर ऑडियंस ले रही है डिजिटल, मतलब उनको डिजिटल वाली चीजें पसंद आती है। तो अगर आपने लोन लिया है तो कैसे लिया और कहां से लिया, नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगली खबर इंडिया के एक्सपोर्ट की है तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो घटता हुआ दिखाई दिया 7%।
$34 बिलियन पे पहुंच गया अगस्त के महीने के अंदर। और इंपोर्ट की बात करके चले तो इंपोर्ट भी घटता हुआ दिखाई दिया। ऐसा नहीं हुआ एक्सपोर्ट घटा है तो इंपोर्ट नहीं घटा, इंपोर्ट भी 5.23% घटा है। तो ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है इससे ओवरऑल, जो कि एक अच्छी चीज नहीं है। इसकी वजह से इकोनॉमी पे भी इफेक्ट पड़ सकता है और कंट्री का ट्रेड बैलेंस तो खराब हो ही रहा है। अगली खबर फेड की है। तो फेड ने $100 बिलियन का लॉस किया है उनकी जो इंटरेस्ट कॉस्ट राइज हुई है उसकी वजह से। मतलब जो उन्होंने लोन ले रखा है उसके पैसे बढ़ गए हैं और वो कमाइयां बढ़ी रही है, इसके चक्कर में उनको लॉस हो रहा है। सेंट्रल बैंक के एक स्टाफर है जो कि येल यूनिवर्सिटी के अंदर काम करते हैं, उनका कहना है ये जो पीक लॉस होगा ये $200 बिलियन तक भी पहुंच सकता है 2025 के अंदर। और ये कहना है उनका कि अभी 1 साल पहले ये लॉसेस होने शुरू हुए। अगर देखा जाए तो फेड ने रेट को एग्रेसिवली बढ़ाया पिछले कुछ टाइम से, 0 लेवल पे था ऑलमोस्ट मार्च 2022 की बात करके चले। आज हम बात कर रहे हैं 5-5.5% के आसपास, जो कि सही नहीं है। मतलब इतना तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अब फेड बचने की कोशिश तो कर रहा है। जो उनकी बैलेंस शीट है उसे $1 ट्रिलियन के आसपास उन्होंने ट्रेजरी जो मॉर्गेज बॉन्ड थे उनको क्लियर किया है। तो कहीं ना कहीं वो कोशिश तो कर रहा है लॉसेस को कम करने की। लेट्स सी कहाँ जाती है पूरी कहानी, क्योंकि अभी फेड की मीटिंग भी होने वाली है और देखते हैं क्या वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं या फिर नहीं बढ़ाते। चांसेस लग रहे हैं कहीं ना कहीं कि वो बढ़ा भी सकते हैं। पहले हम कह रहे थे, ऐसा लग रहा था कि नहीं बढ़ाएंगे सब कुछ सही रहेगा, पर अब लग रहा है सबको थोड़ा सा डर भी लग रहा है कहीं बढ़ा ना दे। और बढ़ाने की बात करके चले तो पाकिस्तान की बात करके चले तो वहाँ पर गवर्नमेंट ने पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ा दिए हैं। और पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ने का मतलब हर चीज़ का इन्फ्लेशन बढ़ेगा। पेट्रोल हर चीज़ की एक नेसेसिटी चीज़ है। अगर आपका पेट्रोल महंगा हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो जाएगी, लॉजिस्टिक महंगा हो जाएगा, जो प्रोडक्ट आ रहा है कस्टमर के पास में वो महंगा हो जाता है। मतलब ओवरऑल पूरी कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगली खबर राजनाथ सिंह की है। तो उन्होंने बोला है जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसकी मैन्युफैक्चरिंग लखनऊ में होगी मार्च के महीने से। और ये एक अच्छी खबर है। ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया का ही प्रोडक्ट है। बेसिकली इंडिया और रशिया ने मिलकर इसको प्रोडक्ट को बनाया है। ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसको सबमरीन से, शिप से, एयरक्राफ्ट से या फिर लैंड से छोड़ा जा सकता है। अभी यूपी के अंदर डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया गया है जो कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का प्रमोट करना चाहता है। तो भाई देखो, अगर आप समझने की कोशिश करो ना, यूपी के अंदर डेवलपमेंट हमको दिखाई देगी, ये मान के चलो। मैं रीज़न नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर लोग कहेंगे भाई पॉलिटिकल वाली बात कर रहा है, पर समझने वाले समझ जाएंगे। मुझे लगता है कि अब आने वाले 5 साल लखनऊ में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी से डेवलपमेंट होने वाली है। राजनाथ जी ने ही बताया कि 11 प्रोजेक्ट्स की डेवलपमेंट चल रही है लखनऊ के अंदर। साथ में गोमती नगर रेलवे स्टेशन दिसंबर के महीने में ही तैयार हो जाएगा। तो देखो, मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट जो इलेक्शन होगी यूपी के, उसके अंदर यूपी बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल डेवलप हो चुका होगा। अब समझने वाले समझ रहे होंगे कि मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा। गुजरात मॉडल जैसे बनाया गया था वैसे अब यूपी मॉडल भी बनेगा। मार्केटिंग ब्रेन कह रहा है मेरा। बाकी मार्केटिंग वाली वर्कशॉप करी थी तभी हमारी न्यूज़ नहीं आ रही थी। मैं थोड़ा थक गया था, थोड़ा बिजी हो गया था। 8-8.5 घंटे की हमने वर्कशॉप करी है। थोड़े से ग्लिचेस थे स्टार्टिंग के अंदर, इंटरनेट का इशू चल रहा था, हमारा कम्युनिकेशन का इशू रहा क्योंकि इंटरनेट का इशू था। हमारी टीम अभी छोटी है, हमने कंपनी भेज दी है तो बहुत छोटी टीम हो गई है। तो हम टाइम पे लोगों को मेल डालना भूल गए कि यार हम 1 घंटा लेट करने वाले हैं क्योंकि टेक्निकल ग्लिचेस चल रहे थे। पर जल्दी हम अपनी ऐप निकालेंगे क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ों की लर्निंग ली है पहली वर्कशॉप से। और जिन्होंने एक्सपीरियंस किया था वर्कशॉप, बताना कैसा था, क्योंकि हमने पहली बार हाइब्रिड किया है और हाइब्रिड कोई नहीं कर रहा है, ठीक है, पूरी दुनिया के अंदर। ये बड़े बड़े इंटरनेशनल स्पीकर्स करते हैं ऑडिटोरियम के अंदर बहुत करोड़ों रुपए का सेटअप लगा के। हमने अपना खुद का सेटअप बनाया है जिसपे हम हाइब्रिड कर रहे हैं, जहाँ पर ऑफलाइन में भी लोग रहेंगे और ऑनलाइन में भी लोग कनेक्ट कर पाएंगे। मुझे पर्सनल लेवल पे बहुत मजा आया यार, सही बताऊं तो। अगली खबर निखिल कामत जी की है। तो वो एथर के कैप टेबल के ऊपर आ गए हैं। अब वो एथर एनर्जी के अंदर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। कुछ टाइम पहले ही नज़ारा टेक्नोलॉजीज की खबर निकल के आई थी कि 100 करोड़ पे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये कंफर्म हो चुका है कि वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब ईथर के अंदर भी जा रहे हैं। तो बेसिकली मुझे लगता है कि अब ये कामत ब्रदर्स जो है ये एस्टैब्लिश स्टार्टअप्स के अंदर भी इन्वेस्ट करेंगे। जिनको नहीं पता, इनका खुद का एक वीसी फंड चल रहा है जहाँ से ये बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। स्टार्टअप स्टेज के अंदर, अर्ली स्टेज के अंदर करते हैं। बहुत सारे जो कंपनीज है इनके प्रोडक्ट है। अगली खबर इंडिया ब्राजील की है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिस्प्यूट चल रहा है, ट्रेड डिस्प्यूट, उसको रिजॉल्व करने की बात चल रही है। देखो कहानी समझाता हूँ। अभी इंडियन गवर्नमेंट का गोल है कि फ्लेक्सी फ्यूल के ऊपर फोकस करना है, मतलब पेट्रोल के अंदर दारू मिलानी है, एथेनॉल मिलाना है। इंडिया के अंदर शुगर केन बनती है,
तो ब्राज़ील जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा शुगर केन प्रोड्यूसर है और उनके पास में एडवांस टेक्नोलॉजीज भी है जो कि शुगर केन से एथेनॉल बनाने में हेल्प करता है। तो इंडियन गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का इस कोलैबोरेशन से, कि ताकि वो जो गन्ने से एथेनॉल बना रहे हैं वो प्रोसेस एडवांस टेक्नोलॉजी वाला इंडिया के पास आ जाए, ताकि इंडिया भी एथेनॉल बहुत अच्छे स्केल पे और कम कॉस्ट के अंदर बना पाए, ताकि फ्यूचर के अंदर इंडिया को बेनिफिट हो। अब इंडिया का तो मुझे स्वार्थ समझ में आ रहा है, अब ब्राजील का क्या स्वार्थ है वो भी देखने वाली बात होगी, वो हमसे क्या लेंगे इन रिटर्न। अगली खबर मार्केट की है, तो कल हमको मार्केट घटती हुई दिखाई दी। जो हैवी वेट्स है ना, HDFC बैंक हो गया, रिलायंस हो गया, इन्फोसिस हो गया, वो घटते हुए दिखाई दे रहे थे, इसलिए हमको घटता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी ये पूरा हफ्ता भाई बहुत खतरनाक रहने वाला है। अगर हम US फेड की मीटिंग की बात करके चले तो वो वेडनेसडे को है, मतलब कल है, जो आप वीडियो देख रहे हो उसके अगले दिन है। अगर हम बैंक ऑफ इंग्लैंड की बात करके चले तो उनकी थर्सडे को है। बैंक ऑफ जापान की जो है वो फ्राइडे को है। तो ये पूरे उस दिन पता लगेगा क्या वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं या फिर नहीं बढ़ा रहे, क्योंकि अगर वो बढ़ाएंगे कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट मार्केट पे आने वाला है। और एनालिस्ट के हिसाब से यही लोग सोच के पहले से ही एग्जिट मार रहे हैं कि भाई पहले देख लेते हैं इनका रुख कहाँ जाता है, उसके बाद देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। बाकी ये है हमारे सपोर्टर्स जो हमको सपोर्ट करते हैं ताकि हम डेली आपके पास बिजनेस न्यूज ला पाए। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। और अगर हम टॉप गेनर्स लूजर्स की बात करके चले तो आप देख सकते हैं गेनर्स और लूजर्स कौन थे। और इसी के साथ आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शुभ, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।